हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग मीडियम। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं डिस्कस करने जा रही हूँ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का माइस्थीनिया ग्रेविस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज मैं क्या क्या डिस्कस करूँगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो माइस्थीनिया ग्रेविस में से पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं कि इस डिजीज़ कंडीशन से क्या क्या पेपर में आ सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले जो माइस्थीनिया ग्रेविस है एमजी, इट इज़ अ न्यूरोट्रांसमिट डिसऑर्डर। तो न्यूरोट्रांसमिट डिसऑर्डर नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारी नर्व इम्पल्सेस हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है। जो मतलब ये नर्व सिग्नल्स हमारे ट्रांसमिट हो रहे हैं इनमें कोई इश्यू आ रहा है या फिर सिग्नल प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं हो रहा है या फिर ब्रेक डाउन हो रहा है इन बिटवीन। एंड थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ मैं आपको कि इस डिजीज़ कंडीशन में हमारे कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं या फिर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या क्या याद रखनी है। सबसे पहले तो एक माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या रहेगा, एसिटाइलकोलिन रहेगा। देन उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे फीचर्स आते हैं वो हैं डिसेंडिंग पैरालिसिस, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक का मतलब स्टार्टिंग ऊपर से होती है, ऊपर से नीचे की तरफ के लिए डिसेंडिंग पैरालिसिस। एंड देन टॉसिस हो जाता है पेशेंट को। टॉसिस मतलब ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, जो हमारी अपर आईलिड है इसका ड्रूपिंग होना। देन इसमें जो हम डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन करते हैं वो क्या रहता है, एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है ताकि पता कर सकें कि पेशेंट को ऑटोइम्यून माइस्थीनिया ग्रेविस है या नहीं। देन इसके अलावा एक और टेस्ट भी है और वो ट्रीटमेंट भी है एक तरह से, दैट इज़ एड्रोफोनियम टेस्ट है, टेंसिलॉन टेस्ट है। उसमें हम एड्रोफोनियम नाम का एक ड्रग है वो इंजेस्ट करेंगे। तो ये सारा मैं डिस्कस करूँगी वन बाय वन, थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले माइस्थीनिया ग्रेविस, जैसे कि मैंने बताया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है जिस कंडीशन में जो हमारी खुद की बॉडी है वो खुद के ही सेल्स पे अटैक करना स्टार्ट कर देती है। मतलब हमें बाहर में से किसी एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से ही अपने आप को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एमजी माइस्थीनिया ग्रेविस में हमारी खुद की ही बॉडी क्या है, खुद के ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। कौन से सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है? इसमें ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन किस में होगा? नॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व्स और हमारी मसल्स के बीच में। एक नॉर्मल पाथवे में मतलब सिग्नल्स जा रहे थे, उसमें बीच में ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया। अब ये कैसे होगा? इसमें क्या होता है कि कुछ एंटीबॉडीज़ ऐसी प्रोड्यूस करते हैं, होती हैं बॉडी में। वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई, उन्होंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया मैनी ऑफ हमारी जो मसल रिसेप्टर साइट्स हैं, जो हमारे मसल रिसेप्टर साइट्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वहाँ पे, जिसको एसिटाइलकोलिन बोलते हैं। जब एसिटाइलकोलिन रिलीज़ अगर होगा लेकिन जो रिसेप्टर साइट्स हैं वही ब्लॉक्ड हैं या फिर अगर वही डिस्ट्रॉयड हैं तो वो एसिटाइलकोलिन यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो अराइज होंगे। तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स अराइज होते हैं? सबसे पहले हमारा जो इसमें बहुत अच्छे जो, अगर हम बोलें कि एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लासिकल फीचर क्या है, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट करके कुछ और भी फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि मेन फीचर क्या अराइज होता है, या फिर इनिशियली आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस है। तो कुछ कुछ साइन एंड सिम्टम्स कैसे रहते हैं, बाद में तो पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लेकिन इनिशियली हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा डिसेंडिंग पैरालिसिस। ये इसका क्लासिकल फीचर है, डिसेंडिंग पैरालिसिस एंड टॉसिस। डिसेंडिंग पैरालिसिस में क्या होगा, हमारा ऊपर से या जैसे ऊपर से मसल्स वीकनेस स्टार्ट होएगी, हेड मतलब हेड टू टो वाली साइड को। तो हेड टू टो वाली साइड को अगर मसल वीकनेस स्टार्ट होएगी तो सबसे पहले, जैसे मैंने फिर से आपको बताया, टॉसिस होगा पेशेंट को। टॉसिस मीन्स ये जो हमारी अपर आईलिड है इसकी ड्रूपिंग हो जाएगी, मतलब ये ऐसे हो जाएगा नीचे की तरफ को ऐसे। तो टॉसिस होगा। देन धीरे धीरे हमारी जो फेशियल मसल्स हैं इनकी वीकनेस हो जाएगी, मतलब जैसे हम नॉर्मली तो हम अच्छे से च्यू वगैरह कर पा रहे हैं, स्माइल कर पा रहे हैं, लेकिन ड्यू टू द मसल वीकनेस हमारे जो ये कोऑर्डिनेशन है ये नहीं रहेगा प्रॉपर। देन उसके बाद आता है मफल्ड साउंड्स। अगर हम धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ें तो हमारी जो वॉइस है इसमें हॉर्सनेस आनी स्टार्ट हो जाएगी, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस, और वी कैन से मफल साउंड आएंगी। देन डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वलोइंग, हम स्वलो नहीं कर पाएंगे,
कुछ भी इनगल्फ नहीं कर पाएंगे। देन उसके बाद आता है, अगर हम इससे भी नीचे अगर जाएं तो रेस्पिरेटरी मसल्स का वीकनेस होना स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होएगी, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। आई हैव सीन वन केस, और ये ऐसा कुछ नहीं है एज रिलेटेड है, ये यंग एज में भी होता है पेशेंट्स को। देन उसके बाद आता है डिसार्थ्रिया। पेशेंट को डिसार्थ्रिया हो जाएगा, मतलब बोलने में डिफ़िकल्टी होएगी, डिफ़िकल्टी इन स्पीच या फिर इम्पेयर्ड स्पीच होगा पेशेंट का। देन लंग्स के बाद हम फर्दर और थोड़ा सा नीचे जाएं तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी इशू आएगा, वहाँ पे भी मसल्स वीकनेस होएगी, तो प्रॉपर्ली हमें इंडाइजेशन होगा। देन अगर हम ओवरऑल बात करें तो थ्रू आउट द बॉडी हमें जनरलाइज बॉडी वीकनेस होगा पेशेंट को। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जो पेशेंट को ये धीरे धीरे आना स्टार्ट होते हैं। तो जिसको हम एक टर्म में अगर कवर करें तो हम क्या बोलते हैं, दैट पेशेंट विल एक्सपीरियंस डिसेंडिंग पैरालिसिस, जो इसका क्लासिकल फीचर है माइस्थीनिया ग्रेविस का। एंड प्लीज़ मार्क माय वर्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्लासिकल फीचर ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस इज डिसेंडिंग पैरालिसिस। देन उसके बाद आता है कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। लाइक हमें प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, हम हॉस्पिटल गए, लेकिन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के थ्रू हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नॉर्मली ये तो नॉर्मल रहता है, हिस्ट्री ली, ये सब हुआ। देन उसके बाद कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री वगैरह लेने के बाद हमारा एक टेस्ट आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज टेंसिलॉन टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि टेंसिलॉन टेस्ट क्या है। तो उसमें हम बताएंगे कि टेंसिलॉन टेस्ट में बेसिकली होता क्या है। एक ड्रग है दैट इज़ कॉल्ड एज एड्रोफोनियम। एड्रोफोनियम नाम से एक ड्रग आएगा, उसको हम आईवी इंजेस्ट करेंगे पेशेंट में, आईवी लाइन के थ्रू इंट्रावेनसली हमने पेशेंट को इंजेक्शन दे दिया। 30 to 45 सेकेंड्स में उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, जिस पेशेंट में मसल वीकनेस है, हम उस पेशेंट में जिसमें हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस हो सकता है, उस पेशेंट में हमने एड्रोफोनियम दिया। 30 से 45 सेकेंड का हमने वेट किया। देन अब दो तरह की आउटकम्स आएंगी। क्या, सबसे पहले तो अगर तो वो मसल वीकनेस इम्प्रूव हो जाती है, इट मीन्स टेंसिलॉन टेस्ट इज़ पॉजिटिव। मसल वीकनेस इम्प्रूव हुई, टेंसिलॉन टेस्ट पॉजिटिव है, तो पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस है। ठीक है। और अगर पेशेंट को मसल वीकनेस है और एड्रोफोनियम देने के बाद भी मसल वीकनेस इम्प्रूव नहीं होती है, तो इसका मतलब जो टेंसिलॉन टेस्ट है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हो सकता है जो मसल वीकनेस है वो ड्यू टू एनी अदर XYZ रीज़न, किसी और वजह से हो सकती है। तो हमें फर्दर और टेस्ट कंडक्ट करने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम माइस्थीनिया ग्रेविस। तो देखिए टेंसिलॉन टेस्ट आपको एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं। या तो ये पूछा जा सकता है कि टेंसिलॉन टेस्ट किस डिजीज़ कंडीशन में कंडक्ट किया जाता है, एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन, इस टेंसिलॉन टेस्ट में कौन सा ड्रग यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एड्रोफोनियम यूज़ होता है। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया, टेंसिलॉन टेस्ट के पॉजिटिव आउटकम में क्या रहेगा। पॉजिटिव आउटकम में पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी, ये क्वेश्चन आ गया। फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर नेगेटिव है तो उसमें क्या आउटकम्स रहेंगी। नेगेटिव वाले में आउटकम क्या रहेंगी कि मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं होगी। तो ये आता है हमारे पास एक पर्टिकुलर टेंसिलॉन टेस्ट से 3-4 क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हम और क्या क्या टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट रहेगा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी टेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो एंटीबॉडी टेस्ट हमें कंडक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें हम ये चेक करेंगे कि पेशेंट को जो माइस्थीनिया ग्रेविस है इट इज़ ऑटोइम्यून और ड्यू टू एनी अदर रीज़न। तो ये इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रीटमेंट हम क्या देंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इसमें एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर साइट्स को ब्लॉक हो जाता है या फिर ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हम इसमें जो सबसे पहले ड्रग ऑफ चॉइस है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है हमारा नियोस्टिग्मिन रहेगा। क्योंकि मसल वीकनेस है पेशेंट की, तो बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस भी रहती हैं पेशेंट में। रेस्पिरेटरी मसल्स की वीकनेस है, सांस लेने में दिक्कत होएगी, तो एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन क्या है हमारा, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। पेशेंट को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। देन उसके बाद आता है हमारा नियोस्टिग्मिन, जो ड्रग ऑफ चॉइस में है, हम इसको देंगे। नियोस्टिग्मिन का जो एक्शन है कि ये करता क्या है, ये स्लो डाउन करता है ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन को व्हेन इट इज़ रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग साइट्स। जो हमारी नर्व एंडिंग्स हैं वहाँ से जब एसिटाइल कोलिन रिलीज़ होगा तो ये इसके ब्रेक डाउन को स्लो डाउन कर देगा।
जब उसका ब्रेकडाउन स्लो हो जाएगा तो डेफिनेटली मसल वीकनेस इतनी ज़्यादा नहीं होगी। और इसके अलावा हमारे पास सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट सबसे ड्रग है, दैट इज़ पायरिडोस्टिग्मिन। पायरिडोस्टिग्मिन का जो एक्शन है वो लॉन्ग एक्टिंग है। जैसे नियोस्टिग्मिन है ये तो शॉर्ट एक्टिंग है कि अभी अगर प्रॉब्लम ज़्यादा अराइज हो रही है फटाफट दिया और हमारी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो गई, सिम्टम है जो साइन सिम्टम्स हैं वो रिजॉल्व हो गए। लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है तो हम पायरिडोस्टिग्मिन देंगे। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है माइस्थेनिया ग्रेविस की कि इसका कोई पर्टिकुलर सच ट्रीटमेंट नहीं है। तो जो हम इसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, दैट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द पेशेंट सिम्टम्स। मतलब हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे इसमें पेशेंट को। जैसे कि अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, जनरलाइज बॉडी वीकनेस रहती है, पेशेंट को मसल वीकनेस रहती है, तो हम पेशेंट बहुत पेन की कंप्लेन करते हैं, तो पेन के लिए उनको हम पेन एंड ये जो पेन किलर वगैरह है वो दे सकते हैं। देन उसके बाद जैसे रेस्पिरेटरी मसल्स की अगर हम बात करें कि मैंने जैसे आप लोगों को बताया रेस्पिरेटरी मसल्स में भी प्रॉब्लम है, वीकनेस है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। तो एज सच कोई और बहुत बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है जो हमें प्रोवाइड करना है पेशेंट को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइस्थीनिया ग्रेविस एंड आई होप कि आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट है देन यू पीपल कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी प्लीज टू आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।